ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था डायमेंशनल फार्मूला का डिफरेंट यूजेस। अब उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। हम इस डायमेंशनल फार्मूला का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अगर आपको डायमेंशनल मेथड पता है, अगर डायमेंशनल एनालिसिस पता है, तो आप किसी भी 2, 3, 4, 5 कितनी भी क्वांटिटीज़ है उनमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो। ये बहुत ही काम का चीज़ है। आप थोड़ा इसको देखिए। सपोज़ हमारे पास दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला, कोई भी एक फार्मूला, जैसे सपोज करो आपको ये शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी देख लो, F = मास इंटू एक्सेलरेशन। सबसे छोटा फार्मूला ये है। अगर सपोज करो कि अगर मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि ये फार्मूला होता है और मुझे अगर फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, देन डायमेंशनल फार्मूला इज़ द बेस्ट वे। आप उसको देखो मैं कैसे करता हूँ। आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ कि जिस चीज़ का फार्मूला निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। दूसरा, आपको वो फैक्टर्स ध्यान रखना है जो उस पर डिपेंड करता है। मतलब आप समझ लो कि जैसे सपोज करो कि मुझे रिलेशनशिप बनाना है फोर्स में, मास में, एक्सेलरेशन में। इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर मैं फोर्स और मास और एक्सेलरेशन, फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन के बीच में अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, तो मुझे ये देखना है कि वो कुछ न कुछ तो डिपेंड करता ही होगा। मतलब कि अगर मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ तो श्योर है कि फोर्स मास पे डिपेंड करता होगा, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता होगा। अब कितना डिपेंड करता है ये मुझे नहीं मालूम। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, क्यूब का प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट का प्रोपोर्शनल, ये मुझे पता नहीं है। तो हम लोग सिंपली उसको जो करते हैं, आप यहाँ देखो। सबसे पहले जो LHS का टर्म है, जो यहाँ हमारे पास फोर्स है, तो हम लोग बोलेंगे लेट अस सपोज फोर्स डिपेंड्स ऑन x पावर टू द मास, या हम लिख सकते हैं सिंपली फोर्स डिपेंड करता है वो मास पे। तो मान लो कि फोर्स मास पे डिपेंड करता है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स मास पे डिपेंड करता है मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, लेकिन डायरेक्टली डिपेंड करता है ऐसा तो नहीं है। हो सकता है स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल मास टू द पावर A, B, और सपोज करो ये वेरिएबल हमने x ले लिया। मीन्स फोर्स डिपेंड्स ऑन मास इन सच अ वे दैट मास हैज x पावर एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, सो एक हमको ऐसा मिला। दूसरा टर्म है A। अब मुझे देखना है कि वो A पे भी डिपेंड करता है क्या? तो सपोज करो कि वो डिपेंड करता है, तो इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन टू द पावर y। अब ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास मिलेगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर x एंड एक्सेलरेशन टू द पावर y। अब ये बोलो कि ये कहाँ से आ गया? आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो क्वांटिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और अगर डिपेंड करता है तो कोई ना कोई तो रिलेशनशिप होगा, किसी ना किसी तरह से तो वो डिपेंड करता होगा। चाहे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा, या किसी ना किसी तरह से होगा। अगर नहीं होगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे रिलेशनशिप में वो आएगा ही नहीं। तो अगर सपोज करो हमने यहाँ एज्यूम किया कि फोर्स डिपेंड करता है मास के x पावर पे, फोर्स डिपेंड करता है एक्सेलरेशन के y पावर पे। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर ऐसा है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लिखते हैं, F = सम कांस्टेंट k इंटू मास टू द पावर x, एक्सेलरेशन टू द पावर y। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ये आपके काम का है। ओके, नो राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड। आप बोथ साइड में डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखते हो तो ये आपके पास फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? m
एल टी माइनस टू, ऐसा आपको मैं पहले बता चुका हूँ। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, फोर्स इज एम एल टी माइनस टू। अब RHS की तरफ हम लोग जाते हैं, तो RHS में एक कांस्टेंट के है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। अब बच गया m, सो m को x l t पावर माइनस टू का पावर y। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास मिल रहा है m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर माइनस टू इक्वल्स टू m पावर x। m मतलब मास है और मास का पावर x है, लेंथ का पावर y है और टाइम का पावर माइनस टू y है। अब आप इन दोनों को अगर मैं इन दोनों के रिलेटिव टर्म को कंपेयर करता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ, ये लिखना जरूरी है, एक्सपोनेंट्स ऑफ रिलेटिव टर्म या रिस्पेक्टिव टर्म्स। अगर आप पावर को कंपेयर करोगे तो यहाँ मास का पावर 1 है और मास का पावर x है। मतलब देखो, ये LHS RHS तभी बराबर होगा जब इंडिविजुअली ये मास के बराबर होगा, ये लेंथ के बराबर होगा, ये टाइम के बराबर होगा। तो m का पावर 1 है और x का, तो हमको मिल रहा है x का वैल्यू 1 एक हो गया। दूसरा y का वैल्यू 1, ये भी मिल गया। और अब थर्ड में आप पुट करके देख लो, अगर ये y का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो t का पावर माइनस टू और यहाँ पे t का पावर माइनस टू y, तो y का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो ये भी हमारे पास सही है। तो अब ये x और y का वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो और यू कैन राइट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x and y in इक्वेशन नंबर 1। और आपके पास इक्वेशन नंबर 1 कैसा है आप देख लो, f इक्वल्स टू कांस्टेंट k मास टू द पावर 1 और एक्सेलरेशन टू द पावर y है, उसका भी वैल्यू 1। सो f इक्वल टू k इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया। और k एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हमको प्रैक्टिकली 1 मिलता है। वो कैसे मिलता है, जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, 1 kg के मास पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उससे k का वैल्यू 1 आता है। तो इससे हमारे पास जो रिलेशनशिप मिला, k का वैल्यू 1 अगर लिया कांस्टेंट का, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये रिलेशनशिप आपके पास एस्टेब्लिश्ड हो गया। और आपको डायमेंशनल मेथड से ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही आसान है। नहीं समझ में आया तो मुझसे फिर से पूछ लेना। इसके बाद आपके पास एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आता है, हर क्लास 11 के टेस्ट में आता है, प्री टेस्ट में आता है, फर्स्ट वाले टेस्ट में आता है, वो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक रिलेशनशिप है, डिड्यूस द रिलेशन t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। ये बहुत ही कॉमन और फेमस इक्वेशन है। दिस इज डिराइव्ड फॉर अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्ट्रिंग से अगर सपोज करो एक बॉब जिसका मास m है, दिस इज बॉब ऑफ मास m is hanging from a thin string of length L, then its time period of oscillation T is represented by T equal to 2 pi under root L by G। आप फिर से समझ लो, this is the length of pendulum जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से स्टार्ट होकर के सेंटर ऑफ बॉब तक जाता है। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ नहीं, ये सेंटर ऑफ बॉब तक जाता है। दिस इज लेंथ ऑफ पेंडुलम। इसको ऑसिलेट करने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एक बार जाकर फिर वापस अपने पोजीशन तक आने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और इसके लिए आपको रिलेशनशिप डेवलप करना होता है।
तो आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है। तो सपोज करो सबसे पहले टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है, एक इसका तो मास है, अगर मास ज़्यादा होगा तो हो सकता है टाइम पीरियड ज़्यादा हो, मास कम है तो हो सकता है टाइम पीरियड कम हो। तो T डिपेंड्स ऑन मास, दिस इज नंबर 1। देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज L, आप ये दो चीज़ समझ लो। और उसके अलावा अगर ये ऐसा है तो नीचे इसको mg फोर्स लग रहा होगा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। सो दिस इज द थर्ड टर्म। ओके, सो यू हैव टू फाइंड, हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, जस्ट आप सबसे पहले ये करो कि T किस किस चीज़ पे डिपेंड करता होगा। तो हमने एज्यूम किया कि T डिपेंड करता है लेंथ पे A, मास पे पावर B एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे पावर C। और भी कोई टर्म्स है जिस पे डिपेंड कर सकता है, अगर है तो आप वो भी ले सकते हो, अगर वो डिपेंड नहीं करेगा तो आइसोलेट हो जाएगा। तो हमने ये एज्यूम किया, लेट the time period of oscillation of simple pendulum depends on length of pendulum, mass of the bob and acceleration due to gravity। so आपको ये तीनों चीज़ मिल गया। आप इसको अगर हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए इक्वल टू का साइन लिखते हैं, सम कांस्टेंट के L to the power A, M to the power B and G to the power C। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है भाई, आपको फिर से वही सारे प्रोसेस करने हैं, आपको डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड लिखना है। तो राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड, अगर दोनों साइड लिखेंगे तो ये सिर्फ टाइम है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला m to the power 0, L to the power 0, time to the power 1, this is equal to k is a constant और इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज लेंथ, तो लेंथ को हमने पावर a दे दिया L से लिखकर, ये मास है, मास को पावर हमने b दे दिया। एंड नेक्स्ट इज g, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT पावर -2 और इसका पावर c। सो यू आर हैविंग LM एंड LT पावर -2 द पावर c। अब सबको मिलाओ, क्या आता है, L टू द पावर a यहाँ से मिलेगा, L टू द पावर c यहाँ से मिलेगा। तो आपको ये पता होगा कि अगर सेम टर्म्स का एक्सपोनेंट है तो वो ऐड हो जाता है, L का पावर a इंटू L का पावर c, तो L का पावर a प्लस c। नेक्स्ट इज m टू द पावर b, देन t टू द पावर -2 ऑफ c। आपके पास RHS में इस तरह के टर्म्स मिले, LHS में m टू द पावर 0, L टू द पावर 0, t पावर +1। अब हमारे पास दोनों साइड सेम है और ये इक्वलिटी बताता है, द LHS इज इक्वल टू RHS। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर द पावर ऑफ रिस्पेक्टिव टर्म्स। सो आप लिखोगे कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच टर्म। अगर हम कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं तो m का इधर जो पावर होगा वो इधर भी होगा। सो m का पावर 0 इक्वल टू m पावर 0 इक्वल टू m पावर b। दैट इम्प्लॉयज बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा। सो b इक्वल टू 0, ये कैसा रिजल्ट आया। सो अगर पावर 0 हो रहा है इसका मतलब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब दूसरा टर्म है L का पावर 0 और इधर क्या मिल रहा है a प्लस c, L टू द पावर a प्लस c। सो क्लियरली a प्लस c शुड बी इक्वल टू 0। अब थर्ड टर्म आप देख लो, टाइम का पावर t का पावर 1 इक्वल टू t का पावर -2c। इससे हम अगर कंपेयर करेंगे तो -2c इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -1/2। आपको c का वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है, ये c का वैल्यू आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आ जाएगा
a माइनस 1/2 इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 1/2। मैं राउंड कर दिया हूँ जो जो वैल्यूज मिले उसको। अब आप ये सारे वैल्यू फिर से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखो आपको क्या मिलता है। आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सो putting the values of a, b, c in equation 1, putting values of a, b, c in equation 1। equation 1 क्या है? टाइम पीरियड t इक्वल्स टू k कांस्टेंट l टू द पावर a का वैल्यू आपको मिला हुआ है हाफ। सो l टू द पावर a, m टू द पावर b, g टू द पावर c। आप t का वैल्यू निकाल लो, k इंटू l टू द पावर a इज 1/2, l टू द पावर 1/2, m टू द पावर b बहुत इंपॉर्टेंट, m पावर 0 एंड नेक्स्ट इज g टू द पावर माइनस हाफ। आप ये सारे को कंपेयर करो, k इंटू m का पावर 0 का मतलब किसी भी टर्म के पावर 0 का मतलब होता है 1, मतलब ये 1 हो जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हो सकता है मास बड़ा हो तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटा बॉब हो या बड़ा बॉब सेम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, देन लेंथ टू द पावर हाफ एंड जी टू द पावर माइनस हाफ। तो हमने उसको नीचे लेकर प्लस कर लिया, और इसको अगर थोड़ा सा खूबसूरत बनाकर लिखेंगे तो ये हमारे पास है 2π√L/g। आपके पास जो रिलेशन मिल गया है दैट इज t इक्वल्स टू k टाइम्स, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सो t इक्वल्स टू k टाइम्स √L/g। आप रिजल्ट के बहुत क्लोज पहुंच चुके हो। अब यहाँ पे k एक कांस्टेंट है, और चूंकि डायमेंशनल फार्मूला कांस्टेंट के साथ डील नहीं करता है तो डायमेंशनल फार्मूला आपको k का वैल्यू नहीं बताएगा। बट आप जब प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे तो k का वैल्यू 2π आता है। तो हमारे पास t का वैल्यू जो आएगा, t इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2π√L/g। ये वैल्यू आपके पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मिल चुका है। ये आप नोट डाउन कर लो और ये याद भी कर लो, चूँकि आपको हर मोड पे ये मिलेगा। ओके, इसके बाद एक मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ। अगर एक रिलेशनशिप है v इक्वल्स टू √Γ p/ρ, ऐसा एक फॉर्मूला है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। आप इसको डिराइव करके देखो, आप खुद से ये फॉर्मूला डिराइव करके देखो। फिर से मैं बता देता हूँ, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड v, दिस इज गामा एक कांस्टेंट है, p इज प्रेशर मैं लिख देता हूँ, एंड रो इज डेंसिटी, मास डेंसिटी। सो आप ये रिलेशनशिप डिराइव करके देखो, शायद आपको समझ में आ जाए, आप ये कर सकते हो। ओके, एक और क्वेश्चन जो सेम मेथड से आप कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। दिस इज योर होमवर्क, आप घर पे ट्राई करके देखो। अगर नहीं बनता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, ओके स्टूडेंट्स,